हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह सॉरी शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं शानदार यूपीजीके की कक्षा। अब कुछ भैया ये कहेंगे कि सर जी, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आ रहे थे आपकी जी कक्षा क्यों ना हो रही, तो एक यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती जिसमें जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, बीपीओ हो, बीडीओ हो, जितनी भरवी जो मतलब कि वैसी मतलब कि नौकरी वगैरह है कैसी जी जो कार्यालय वगैरह की है, तो उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट का मुद्दा था। और इसी वेटिंग लिस्ट के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हमें जाना पड़ा लखनऊ। तो हम लखनऊ में ही थे 2-3 दिनों से, तो इसलिए आपकी क्लास लेने में मैं असमर्थ रहा था। अब ये कोई ना पूछेगा कि सर जी क्यों ना क्लास ली, तो मैं अभी सभी को बता देता हूं कि इसलिए मैंने आपकी कक्षा ना ली। ठीक है सोनम जी। प्रियंका प्लीज हाथ से लिखकर ही, भाई ये टॉपिक तो आपका मैं पीडीएफ से ही कराऊंगा। ये टॉपिक तो आपका मैं जो है सर जी इतना गैप तो मैं बता तो रहा हूं, लखनऊ में ही थे भैया, तो इसलिए ये कक्षा आपकी ना ले पाया मैं। चलो तो एक बार सभी यहां पर जुड़ेंगे और देख पाऊं तो यहां पर अब तो स्पीड के साथ कमेंट्स उड़ रही हैं आपकी। पूजा ठाकुर और हरिंदर सिंह आसू लखनऊ में कहाँ थे भैया? लखनऊ में इको गार्डन पे वही थे। ठीक है अब बाकी चलेंगे। अब तुम्हें हाँ गया नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, अब ना पूछेगा कोई भी। चलो मुस्कान यादव हमारे साथ अब तो भी अच्छी। चलो तो राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी की होगी स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी मैं भी अपने सेशन को कर पा रहूंगा स्टार्ट। इस टॉपिक को हम पीडीएफ के द्वारा ही करेंगे, बाकी आने वाले जो टॉपिक होंगे उन्हें हम हाथ के द्वारा कर देंगे और कोई ऐसी ज्यादा बड़ी दिक्कत ना होगी, उन्हें हम हाथ के द्वारा ही। ठीक है चलो। हाँ सर, एक नाम आपने सुना होगा अमीर खुसरो। वो अमीर खुसरो जो किसी ना किसी परीक्षा में कभी तो जन्म, कभी सितार या तबला का आविष्कारक, कितने सुल्तानों का समय देखा, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई, ये सारी चीजें अमीर खुसरो से पूछी ही पूछी जाती हैं। आ रही है बात समझ में ना? तो चलते हैं। पहली बात अमीर खुसरो, एक हेडिंग आप सभी की डली हुई है अमीर खुसरो। प्यारे भैया इसके वर्थ की बात आती कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ और कब हुआ। ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया कि वर्थ 1253 ईस्वी में पटियाली गांव पड़ता है एक कासगंज में। सर इसके जन्म की बात 1253 ईस्वी में पटियाली, और ये पटियाली गांव कहां पड़ेगा? ये कासगंज में पड़ता है। पहले ये कासगंज पड़ता था सरची एटा में। पहले गांव कहां पड़ता था? एटा में, बट आज देखूं तो ये कासगंज में आ गया। सर इस अमीर खुसरो के वास्तविक नाम की बात तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था जी। इसका वास्तविक, ये बैठा ना अमीर खुसरो, इसकी वास्तविक नाम की बात अबुल हसन यामुनुद्दीन था जी। मेरे यहां है पटियाली में, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, वो निजामुद्दीन औलिया जिनका एक कथन बहुत फेमस, हनूज दहली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। वो वो गियासुद्दीन तुगलक तिरहुत विजय के उपरांत राजशाही खजाना जो साथ लेकर गए थे वो खत्म हो गया। सिपह सलार को निजामुद्दीन औलिया के पास भेजा कि उनसे कहना कि हमारे कुछ टका आप पर हैं, एक तो उन्हें लौटा दें और कुछ और धनराशि बढ़ाकर दे दें जिन्हें हम आपको चुकता कर देंगे बाद में। निजामुद्दीन औलिया ऐसे सूफी संत थे जैसे आज के बाबा रामदेव, और बाबा ये सूफी संत, बाबा ये भाई साहब, इनके पास पैसा की तो कोई कमी न रहती। आपने देखा भी होगा चार्टर्ड प्लेन, एक मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एक नए अजयपाल बाबा तैयार हो गए हैं, जो हकलासा है, बोला भी उस पे ऐसी जावे है। वो भविष्य बता रहे हैं और उन्होंने अभी कई बेटियों की शादी भी की है, तो पैसा की कमी नहीं है। बस थोड़ी सी कला आप पर आनी चाहिए, और वो कला है तो आप भाई साहब धनवान हो जाएंगे। आ रही बात समझ में ना? अब आपने एक अभी देखे होंगे एक और देवी की नंदन ठाकुर, उसका लड़का है 15-16 साल का, सरकारी नौकरी की तैयारी कराई, इतना पढ़ने के लिए नहीं, ना किसी नौकरी की तैयारी, ना कोई कंपटीशन, बैठा दिया, लगा दिया बराबर में को, मोर मोरनी की कथा ने पढ़ेगा, याद करेगा, पब्लिक को किस टाइम पर रुआना है, किस टाइम पर हंसाना है, बस यही तो कला है। पिताजी की जो है उत्तराधिकारी बनकर अपने कारोबार को करेगा, ठीक है। तो ये आप जो है करेंगे, सामने से मैं हट गया। चलो जी, आज निजामुद्दीन औलिया ने मने कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक को भारी गुस्सा आया, उन्होंने एक पत्र लिखकर भेजा कि अभी हम बंगाल में हैं, जैसे ही दिल्ली आएंगे तो पहला आपका हिसाब किया जाएगा। तो इन्होंने जवाब दिया, हनूज दहली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, आप यहां आए। ऐसा षड्यंत्र रचा, खत्म कर दिया। हरियाणा में 2-3 है, आसाराम है, राम रहीम है, वही सरकार बना देख रहे हैं, जिसके ऊपर उनका हाथ हो गया वही सरकार बन गई। ठीक है, चलो जी। हिंदुस्तानी शैली के जनक अमीर खुसरो एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ, रचनाकार, इतिहासविद और विद्वान थे। ये जो अमीर खुसरो था, हिंदुस्तानी शैली की जनक अमीर खुसरो एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ, रचनाकार, इतिहासविद और विद्वान थे। ये सबसे ज्यादा बार पॉइंट पूछा जाता है अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो से ये पॉइंट पूछा जाता है कि सितार और तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है। आ रही बात समझ में ना? तो आप बताएंगे एकदम राइट तरीके से, सितार और तबला जिसे आज हम करते हैं ना, जिसे आज हम बजाते भी हैं, सितार को, तबलान को, इनका आविष्कारक किसे? अमीर खुसरो को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, साथ के साथ एक बार नोट करते चलेंगे। और इसी के साथ लोकेश तिवारी जी, चलो बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो
इन इन पॉइंटों को आप जो है नोट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। अब वीणा, ये जो वीणा शब्द है, ये भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे, अब यही तो क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन क्या होगा? वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन क्या है जी? वाद्य यंत्र है। अब पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे वीणा। मां सरस्वती के हाथों में आपने देखा होगा वीणा ही तो है हाथ में उनके, और वीणा, अब इसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्राचीन ये वाद्य यंत्र होगा, ये आप सभी को कर देना है। ठीक है, चलो जी। दूसरी बात, अमीर खुसरो को कव्वाली, तराना और ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ख्याल मैंने पीछे भी कराया, तराना मैंने पीछे भी, और कव्वाली। अब यही तो क्वेश्चन आ जाता है कि ख्याल गायकी का जनक किसे, तो आप बताएंगे, आप बता देना चाहिए, ये माना जाता है अमीर खुसरो को। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, एडी मतलब ईसवी। आ रही है बात समझ में ना? एडी का मतलब हो गया, एडी का मतलब एनो डोमिनो ईसवी, ये हो गया ईसवी। चलो, अब एक पॉइंट और दूसरा आपका, बिलावल सप्तक पर आधारित ख्याल शैली ने भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में बांटने का प्रयत्न या काम किया है। मतलब कि भारतीय संगीत दो शैलियों में बटा हुआ है, एक हिंदुस्तानी शैली और एक कर्नाटक शैली। एक कौन सा प्यारे साथी? एक हिंदुस्तानी शैली और एक कर्नाटक शैली। ये आप सभी को लिख देना है। और एक और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी होगा, ये भी आप सभी को बताना है, अमीर खुसरो को भारत में गजल का प्रतिपादक भी माना जाता है। अमीर खुसरो को भारत में, जी सर, किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत में गजल का प्रतिपादक भी माना जाता है। ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है। अमीर खुसरो को भारत में गजल का प्रतिपादक भी माना जाता है। सर आप जानबूझकर सिलो बोलते हैं क्या? हाँ, और जानबूझ के ही तो बोल रहा हूं, मेरी तुम्हारी दुश्मनी है। अब यहां आके देखोगे तो आप पता पड़े कितनी तेज बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये भी आप सभी को एकदम राइट कर देना। अमीर खुसरो को भारत में गजल का प्रतिपादक माना जाता है। जहां तक है पॉइंट आप सभी के हो गए होंगे कंप्लीट। इसी के साथ, यदि ये रहा अमीर खुसरो का पूरा नाम, मतलब वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ये पूरा ही हो गया। चलो जी, अगला पॉइंट, ऐतिहासिक रचनाएं। नोहो सिपीहर, इनकी एक रचना थी साहब, जिसको नाम था नोहो सिपीहर। अब पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना या किस ग्रंथ में भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? नोहो सिपीहर। आर्य बात समझ में ना? नोहो सिपीहर गजल होती है, गजल गाई जाती है, गजल बोलते हैं ना। ठीक है ना? कितनी अच्छी गजल गा रहे हैं। कव्वाली तराना इनकी तरह ही गजल होती है। आर्य बात समझ में? दोनों सर गजल क्या होती है? तो गजल भी भैया मतलब कि इसी कव्वाली की तरह ही होती है गजल। आर्य बात समझ में ना?
तो ये पॉइंट आप सभी को करते चलना है एकदम राइट तरीके से को, तो इन्हें आप जो है बताते चलेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में भारत को धरती का स्वर्ग और यहाँ की पशु पक्षी भाषा और ज्ञान विज्ञान की विस्तार रूप से चर्चा की है। ये आप सभी को एकदम राइट तरीके से बताना है जी। आ रही बात समझ में ना? तो आप बताएंगी सर जी, तो नूह सिपीहर, खजाइन उल फुतूहुम, ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों और चित्तौड़ विजय का विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी नाम आपने सुना होगा, वो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक राज सिंहासन पर बैठा है। प्यारे साथी, इस अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्य पर्वतमाला को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, साफ ना दिख रहा? स्क्रीन ठीक ना दिख रही, क्या दिक्कत हो रही है? एक सेकंड रुकिए। अभी थोड़ा सा इंटरनेट में जो है दिक्कत चल रही है, अभी थोड़ा सा समय मांगा है, नो कह रहे हैं 1 मिनट रुक जाओ बस। अब सही है? अब सही है? एक बार बताओ जल्दी से। अब सही है? ये बता रहे हो ना? अब सही है तो चलूं? चलो जी सर, अब सही है। हाँ सर, अब चलते हैं। ख्वाइजुन उल फुतू, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियानों और चित्तौड़ विजय का विवरण। चित्तौड़ 1303 ईस्वी, रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा, पत्नी का नाम पद्मावत। जौहर, सबसे बड़ा वो जौहर, आत्मसम्मान की वो रक्षा। ठीक है, अपने स्वाभिमान अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर कर लिया, लेकिन भाई साहब पास तक नहीं आने दिया। इस खजाइन उल फुतू में दक्षिण भारत और चित्तौड़ विजय का विवरण एक किरान उस सादेन, मजनू लैला, लैला मजनू ना, मजनू पहले होगा, मजनू हो रहा है, और लैला, आइन ए सिकंदरी, एक तुगलकनामा, ये आदि रचनाएं किसकी होंगी? तो आप बता देना, अमीर खुसरो की। ये प्रसिद्ध रचनाएं प्यारे साथी, ठीक है ना? ये सभी इंपोर्टेंट है, मैंने वैसी चीज ना ली कि आप ये समझ रहे हो कि वैसी हैं, सारी की सारी इंपोर्टेंट हैं। और एक और बात, सर खराब चल रहा है, खराब चल रहा है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का समय, 8 सुल्तानों का समय देखा था। चलो जी, और दूसरी बात, इनकी प्रसिद्ध रचना छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, आज भी भक्ति और सूफी संगीत का सबसे लोकप्रिय गीत है। अब ये तो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा कि प्रसिद्ध रचना छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, ये नैना मिलाई के ये किसकी है? अमीर खुसरो की। ये आज भी सूफी संगीत का सबसे लोकप्रिय गीत है। ये पॉइंट भी आप सभी को, ठीक है ना, बता देना है।
ठीक है, ये भी आप सभी एकदम राइट तरीके से किस पॉइंट को भी बताएंगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि प्यारे साथी ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो कि आप नोट करते चल रहे हैं। अब सही चल रही है। ठीक है, अब सही चल रहा है एकदम। चलो आगे। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, आसिका, खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कथा। एक रचना और है आसिका, और आसिका में खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कथा। और ये जो है ना, ये रचना भी किसकी होगी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही है। सितार और तबले के अलावा, विकास के अलावा कई रागों, यमन, कौल, तराना में भी इन्होंने जन्म दिया। संगीत और साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा जाता है। ये क्वेश्चन होगा प्यारे साथी, तूती ए हिंद, और जिसका अर्थ होगा भारत की आवाज। प्यारे साथी, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर जी, तूती ए हिंद है ना, आता है ना, तूती ए हिंद के नाम से किसे किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे भैया जी, ये जाना जाता है अमीर खुसरो। और तूती हिंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका नाम होता है जी भारत की आवाज। इसे आप जो है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, और फिर उसके साथ हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। अभी क्वेश्चन एक आया था ना, निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो आप एकदम राइट करेंगे, राइट करेंगे भैया जी, अमीर खुसरो ने। सितार की एक मसीत खानी, ये विलंबित वादन शैली का प्रचलन मसीत खान ने किया था। और ये मसीत खान कौन था? ये अमीर खुसरो का पुत्र था, पुताएं। चलो, इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे एक और पॉइंट, एक और फैक्ट के साथ, जहां तक ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे। ये आसिका और अमीर खुसरो से मैंने वो पॉइंट आप सभी को बता दिए हैं कि मुझे तो ना लगता कि कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो। ठीक है ना? चलो जी, अब भाई यदि साथ के साथ ऐसे तुम लिखते चलोगे तो अब तो ना है, या तो पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ में से अब चीजों को आप समझते चलो, और पीडीएफ में से आप नोट कर लेना। यही पॉइंट आपको मिल सकते हैं भाई। और तो क्वेश्चन जो है, अब यदि आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसे हो जाए तो ऐसे, अब क्योंकि एक 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 टाइम पर एक ही काम होगा। बिल्कुल जी। अमीर खुसरो कौन था सर जी? ये अमीर खुसरो के बता दिया, एक प्रसिद्ध कवि था, एक लेखक भी था, एक इतिहासविद था। अमीर खुसरो कौन था? मानव था। और कौन था अमीर खुसरो? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्वामी हरिदास, नाम सुना है? ये रे स्वामी हरिदास, जिनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर ग्राम में हुआ था। मैं यहां जी की इतिहास ना पढ़ा रहा कि कौन कौन से सुल्तान थे। बलबन के समय से लेकर और अलाउद्दीन खिलजी तक वो मतलब कि बता देंगे। ये सारे समय इन्होंने देखे, मोहम्मद बिन तुगलक तक। ठीक है, जो इतिहास पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं यहां सुल्तान ना बता पाऊंगा। स्वामी हरिदास, इनके जन्म की बात अलीगढ़ के हरिदासपुर ग्राम में हुआ। स्वामी जी ने अपना जीवन वृंदावन के निधि वन नामक स्थान पर व्यतीत किया था। वृंदावन के निधि वन, स्वामी हरिदास। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वामी हरिदास जी ने जन्म तो हो गए अलीगढ़ के गुरदासपुर में, पर इन्होंने अपना जो जीवन है
वो वृंदावन की निधि वन में व्यतीत किया था। सखी, अब जो प्रेमानंद महाराज जी, वो निम्बार्क, वो सखी संप्रदाय की तो अनुयायी हैं। प्रेमानंद महाराज जी, कोई ऐसा होगा जो न जानता होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में ना जी। और सखी, सखी को निम्बार्क संप्रदाय मतलब हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। हरिदास जी ने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की थी। प्यारे साथी, एक और पॉइंट, हरिदास जी ने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की थी। और स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को राग दीपक, वेजू जो बाबरा था ना, वेजू बाबरा को राग मेघ और गोपाल को सब राग मालकोंस में सिद्ध कराया। बाकी ज्यादा इतना इंपोर्टेंट नहीं है। एक तो जन्म पूछ लिया जाता है, कहां जन्म व्यतीत किया और किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये पॉइंट आपसे पूछ लिए जाएंगे। ये आप सभी को बता भी देने हैं। आ रही बात समझ में जी। हिंदुस्तानी संगीत शैली पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ के क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदुस्तानी शैली हो गई कंप्लीट, ठीक है। अभी थोड़ा सा तसल्ली पकड़ लो, वो हो गया कंप्लीट। स्वामी हरिदास जी को ध्रुपद धमार का प्रवर्तक, अब ये ध्रुपद और धमार ये मंदिरों में गाए जाते हैं और साथ ही मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का प्रवर्तक भी माना जाता है। एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये पॉइंट आप बताएंगे। स्वामी हरिदास को ध्रुपद धमार का प्रवर्तक ही गायन की शैली है और मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा जो अर्चना पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। ध्रुपद शैली की गायकी में पारंगत तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से बीना वादन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि ध्रुपद शैली की गायकी में पारंगत जो तानसेन थे, वो तानसेन रामतनु पांडे जिनका वास्तविक नाम था, वो तानसेन जब अकबर की दरबार में आए तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद नाम रख लिया अता अली खान। जी सर, कौन सा? अता अली खान, ठीक है। और स्वामी हरिदास जी से ही बीना वादन की शिक्षा ग्रहण की थी और स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष वृंदावन, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिदास आता है ना, हरिदास जयंती कहां मनाई जाती है? तो मथुरा की वृंदावन में। ये पॉइंट भी आप सभी को करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में ना? ये आप सभी को एकदम राइट करना होगा जी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ तो ये क्वेश्चन आता है स्वामी हरिदास जयंती और संगीत सम्मेलन उसी दौरान, ये प्रति वर्ष वृंदावन मथुरा में होता है। इन्हें भी आप एकदम नोट कर लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। पहले नोट थोड़े थोड़े कर लो। चलो भैया जी, तो इन्हें भी आप एकदम राइट तरीके से करेंगे। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलो भैया, अमर कुमार जी, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। आगे हरिदास संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत अर्चना केंद्र। वांकी बिहारी मंदिर, स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, ऐसा बताया जाता है। जो वांकी बिहारी मंदिर है ना, वांकी बिहारी,
वहां हरिदास जी को श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ था। यहाँ पर ये मतलब कि संगीत का अर्चना केंद्र है, संगीत वगैरह होता ही है। चलो, निधि बन, एक भैया ने कर रखो ध्रुपद शैली क्या है। भैया मैं पढ़ाई आया, ध्रुपद शैली क्या है। ध्रुपद शैली है क्या, बस मंदिरों में गाई जाती है। उसकी एक तो पखावज वाद्य यंत्र होगा, और इन चीजों को मैंने करा दी, मैं बार बार रिपीट ना करूंगा। अरे बात समझ में। अब तुमने जो कॉपी पेस्ट ध्रुपद शैली, तो जो मेरी पहली क्लास ही, अब ये दूसरी है, तो उसे ठीक है देखना, और उसमें जितनी भर भी शैलियां बता दी। दूसरी बात, निधि वन में स्वामी हरिदास जी का आश्रम एवं समाधि स्थल है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वामी हरिदास जी का आश्रम मथुरा में कहां स्थित है, तो निधि वन में। एक श्री रसिक बिहारी स्वामी रसिक देव की ठाकुर थे ये। गोरेलाल मंदिर स्वामी नर हरिदेव के उपास्याय। एक थट्टी स्थान स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित। और ब्रज की दूसरी मीरा के रूप में प्रसिद्ध ताज बेगम स्वामी विठल नाथ की शिष्या थी। ये क्वेश्चन आप सभी को लिख देना है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रज की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, ताज बेगम को। क्वेश्चन आया सरछी, ठीक है ना, कि ब्रज की दूसरी मीरा ये किसे कहा जाता है, ताज बेगम को। और ये ताज बेगम स्वामी विठल नाथ जी की शिष्या थी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, बाकी इसमें और कुछ ऐसा पॉइंट ना है। ठीक है, आगे चलो। अब चलते हैं हम घराने की तरफ। पहले आप लिखेंगे घर, घर घराना, मतलब कि पहले एक सेकंड यहां पर लिखो जी घराना। अब ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी होगी, घराना। अब कुछ कहेंगे जी घराना क्या होता है। घर, घराना एक घर या परिवार होता है। आ रही बात समझ में ना। अरे भैया जो मैंने 5 शैली कराई है उन्हें करो, बस वही है, और नाती के पूरे इतिहास ही यहीं लिख दूं। जो इंपोर्टेंट है उन्हें आप लिखेंगे, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात ये होगी, घराना होता क्या है। घराना एक परिवार होता है, ऐसे लिखेंगे पहले। घराना एक परिवार, या एक पहले, हाँ, घराना एक परिवार या घर होता है। जो संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है। जो संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है। परिवार को दर्शाता है। चलो जी, अब जैसे कि बात होगी किसकी, सितार वादन की। सितार वादक, तबला वादक, कथक जो नृत्य है उत्तर प्रदेश को एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो नृत्यकार। या मैं बात करूं बीना वादक, शहनाई वादक, तो इनका एक परिवार होगा। अब परिवार, जैसे मैं बात करूं शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। अब ये जितने भर भी मतलब कि नृत्यकार होंगे ना, ये कथक की मैंने बोले, तो एक घराने में बिलोंग करते हैं। अब कैसे, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक घराना आ जाता है आगरा घराना। पहली बात, आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। अब केंद्र तो होगा क्योंकि मुगलों की राजधानी थी। इसकी मुगलों की राजधानी।
आगरा जो घराना है ना, ये मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इसका जी संगीत का, म्यूजिक का सबसे बड़ा केंद्र था। ये आपको लिखना है। और इस आगरे घराने का अन्य जो अदर नेम होगा, अन्य नाम, रंगीला घराना, कव्वाल, बच्चा घराना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस घराने को रंगीला घराने के नाम से जाना जाता है? आगरा घराना। अब क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस घराने को कव्वाल बच्चा घराने के नाम से जाना जाता है? आगरा घराना। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? आगरा जी। ये एकदम राइट है। इस आगरा घराने के जन्मदाता थे हाजी सुजान खां। अब कई बार क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, जन्मदाता, जिसने जन्म दे दिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि आगरा घराने के जन्मदाता, जन्म देने वाला, आप बताएंगे हाजी सुजान खां। अब यहां पर यह क्वेश्चन पूछा कि हाजी सुजान खां कौन है, तो तानसेन की दामाद। अभी हम तानसेन जी को पढ़ते आए थे। तानसेन अकबर की दरबार में रहे थे और अकबर की दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव की दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। तानसेन की दरबार में उसके बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद तानसेन का नाम हो जाता है अता अली खान। कौन सा जी? अता अली खान। अब दूसरी बात, ये तानसेन जी के दामाद बन गया हाजी सुजान खां और इसी हाजी सुजान खां ने आगरा घराने किया जन्म, मतलब आगरा घराने को जन्म दे दिया, संगीत की नींव रख दी। आगरा घराने का सूत्रपात, सूत्रपात एक सूत्र में पुरोएंगे, श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। मतलब कि दो भाई हैं, एक का नाम था श्याम रंग और दूसरे का नाम था सरस रंग। आगरा घराने का सूत्रपात किसने किया? तो आप बताएंगे श्याम रंग और सरस रंग ने। और आगरा घराने की उत्पत्ति किसने की थी? खुदा बख्श ने। ये पहले तो आप सभी को नोट करना है एकदम राइट तरीके से, फिर हम उसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम उसी के साथ भैया जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी बताओ। ठीक है, आगरा घराना पॉइंट। ठीक है, चलो आगे। आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र, अन्य नाम रंगीला घराना, कव्वाल बच्चा घराना, जन्मदाता हाजी सुजान खां, तानसेन का दामाद, आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग सरस रंग और उत्पत्ति खुदा बख्श ने। आरंभ, शुरुआत जिसे हम बोले उत्पत्ति। ठीक है जी, कोई वस्तु हो या कोई जीव, उस पर विचार करना, उसे आरंभ करना। आगे, आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जब हम आगरा घराना, अब ऐसे ना है कि वहां पर भैया चल रहे हैं आजकल के गाने, ठीक है ना, 2 पैक पी के डीजे पे नाचन दे, तो ये वाले ना थे। आगरा घराना जो आगरा घराने के जो कलाकार थे वो श्रृंगार, प्रेम और भक्ति, प्रेम और भक्ति, इसके लिए विशेष रूप से जाना जाता था और यही गाए जाते थे जी। हमारी बात समझ में?
और आगरा घराने की कलाकार ख्याल, मैंने पीछे कराया ख्याल के साथ ध्रुपद और धमार में भी पारंगत थे। ध्रुपद ध्रुपद जो मंदिरों में धमार वगैरह इनमें भी पारंगत थे। इसके प्रमुख कलाकार उस्ताद फैयाज खान। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद फैयाज खान किस घराने से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे जी आगरा घराना। उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, विलायत हुसैन खां, पंडित यशपाल, विश्वस वर्दीन, दिनकर काकनी। ये बहुत इंपोर्टेंट है, दिनकर काकनी और उस्ताद फैयाज खान। रहमत खान, सादिक अली, स्वामी बल्लभ दास, जगन्नाथ बुबा, ये प्यारे साथी आगरा घराने के प्रमुख कलाकार होंगे। इसे तो याद रख लेना, दिनकर काकनी। ठीक है, और बस लास्ट ही है ये, फिर कल से लखनऊ कराऊंगा। फैयाज खान आगरा घराने के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार थे, सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने आधुनिक शास्त्रीय गायन का इन्हें पिता, आधुनिक जो शास्त्रीय गायन है इसका पिता, इन्हें एक उपाधि मिली थी, आफताब ए मौसीकी। ये मौसीकी मतलब संगीत की सूर्य। अभी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फैयाज खान जिन्हें आफताब ए मौसीकी, संगीत की सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, ये किस घराने से संबंधित हैं? आगरा घराने से। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता? फैयाज खान को। और उस्ताद विलायत हुसैन खां, प्राण पिया के नाम से कई प्रसिद्ध बंदिशों की रचना की। तो इन्हें आज कर लेना। इसी के साथ मुलाकात होगी कल आप सभी से। आ रही बात समझ में ना? तो इन्हें आप जो है याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और एक एक पॉइंट इसका इंपोर्टेंट है, वैसे ही में समझना। यदि आपको जो है ना एग्जाम क्लियर करना है तो बहाने बनाने छोड़ दो। अब कुछ लग रहे हैं भैया, तो यदि परीक्षा पास करनी है तो बहाने नहीं चलेंगे। और दूसरी एक और बात है, हमने अभी खरीदा है बैच, क्लास लाइव लूं पीछे से कवर करती हुई। ठीक है जी, तो पिछली कक्षा ने कर लो और साथ के साथ इन्हें करते चलो। यू आर जापान विदाउट पे। अच्छा, अभी तो कुछ ज्यादा ही समझ आ गया। ये पॉइंट हैं और यही पीडीएफ से होंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये। उसके बाद अमीर खुसरो किस शासक की? भैया मैंने कई बार बता दिया तुम्हें, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के दरबार में रहा था, बलबन से लेकर और मोहम्मद बिन तुगलक तक। अब इसके बीच में जब मैम या सर जो भी आपको इतिहास पढ़ाएंगे ना, तो वो बताएंगे कौन कौन से सुल्तान थे। तो इसलिए अब मैं इतिहास ना करवा पाऊंगा। मैं क्यों करवा पाऊं भाई इतिहास? तो और वो ही बताएंगे कि कितने, ये तो मैंने बता दिए, बट एक पॉइंट यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट है। और दूसरी एक और बात मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ध्रुपद मेला केवल वाराणसी में लगता है, मथुरा में भी लगता है। तो इन्हें करते चलना, बहाने बनाने छोड़ दो, और लाइव क्लास में कमेंट्स ना करें तो ही बेहतर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? क्योंकि कमेंट्स हैं उड़ती हैं, देखती ना है। तो इसलिए मैं आप सभी से फिर बोल रहा हूं कि जो भी डाउट रहा करें वो 8 से 10 टेलीग्राम ओपन होता है, उस पर पूछा करें तो ही रहेगा। ठीक है, लव यू टू। चलो जी, तो इसी के साथ सभी बोलेंगे सरची, जय हिंद, जय भारत।